हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं ज्योग्राफी मॉक टेस्ट सीरीज का 24वां टेस्ट सीरीज लाया हूं, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं, जो भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। और आप देखेंगे जो प्रश्न हैं वो कहीं न कहीं पूछ लिए होंगे या आने की अधिक से अधिक संभावना देखने को आपको मिलेगी। और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, किसी एक बुक से नहीं है, ये हमने अच्छे बुकों से हमने कलेक्ट किया है, जो एथेंटिक बुक है, अच्छे राइटरों द्वारा लिखा गया है, जो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। खंड सिद्धांत का प्रतिपादन होमर हाइड द्वारा किस वर्ष किया गया था? जो खंड सिद्धांत है, जो नगरीय संरचना से संबंधित है, होमर हाइड द्वारा किस वर्ष मुख्य रूप से लिखा गया था या प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए है 1939 में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी है 1941 में और ऑप्शन डी है 1945 में। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए। 1939 में होमर हाइड ने खंड सिद्धांत का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध एवं विश्व की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान सुलिवन खान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी है कनाडा में, ऑप्शन सी है म्यांमार में और ऑप्शन डी है चिली में। तो दोस्तों, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध जस्ते की खदान है सुलिवन खदान, वो है दोस्तों कनाडा में स्थित है। ऑप्शन बी कनाडा में। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न दोस्तों औद्योगिक प्रदेश से संबंधित है और इस तरह के प्रश्न पीजीटी में पूछे जाते हैं और टीजीटी में। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न कह रहा है, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन में, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी है जर्मनी में और ऑप्शन डी है फ्रांस में। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी फ्रांस में। फ्रांस में फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलते हैं, जो मुख्य रूप से कपड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्न से किस बंदरगाह को कहवा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? ठीक दोस्तों, निम्न में से किस बंदरगाह को कहवा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है सेंटोस को, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क को, ऑप्शन सी है बीजिंग को और ऑप्शन डी है कोलोन को। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है सेंटोस। सेंटोस जो आपका है, यह ब्राज़ील का एक बंदरगाह है दोस्तों, और यही से विश्व में कॉफ़ी या जैसे हम कहवा कहते हैं हिंदी में, इसका निर्यात किया जाता है। इस कारण इस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में या कहवा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? एक कोई खदान दिया हुआ है, एक कोई केंद्र दिया हुआ है। ऑप्शन ए है लोयस्क नॉर्मांडी, यह सही सम्मिलित है, जो अब फ्रांस में स्थित है। मैग्नीज पोस्ट मैसबर्न, ये भी सही है, जो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन सी है टीन मेसावानी। दोस्तों, ये टीन मेसावानी नहीं है, यह तांबा के लिए जाना जाता है, जो झारखंड में स्थित है। और डी आपका है बॉक्साइट यार्क प्रायद्वीप। दोस्तों, यार्क प्रायद्वीप जो आपका है, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन नहीं है वो है सी टीन
मेसाबानी। ठीक है दोस्तों। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप का विकास होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है कंकटीय अफवाह प्रतिरूप का, ऑप्शन बी है अध्यारोपित प्रतिरूप अफवाह प्रतिरूप का, ऑप्शन सी है अनुवर्ती अफवाह प्रतिरूप का, और ऑप्शन डी है वृक्षाकार प्रतिरूप का। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए कंकटीय अफवाह प्रतिरूप का। ठीक है दोस्तों, कंकटीय अफवाह प्रतिरूप का विकास सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी हो सकता है आप पहली बार इस प्रश्न को देख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लाते हैं जो कभी नहीं पूछा गया होगा, और उससे मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी आयोग कुछ नए प्रश्नों को देता है, वो यह जानने का कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई कैसी है, आप कितने अच्छे प्रश्नों को अटेंड कर रहे हैं। जो ज़्यादा अच्छा पढ़ा होगा वही इसको कर पाएगा। सातवां प्रश्न है, किस भूगोलविद ने जेम्स हटन को आधुनिक भूविज्ञान का पिता बताया है? ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है होम्स, ऑप्शन सी है किंग, और ऑप्शन डी है गिलबर्ट। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। होम्स ने मुख्य रूप से जेम्स हटन को आधुनिक भूविज्ञान का पिता बताया है। ठीक है दोस्तों। आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुटेनबर्ग असंबद्धता की खोज किस वर्ष की गई थी? ठीक है दोस्तों, जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है उसकी खोज किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ऑप्शन ए है 1926 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन बी है 1932 में, और ऑप्शन डी है 1935 में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1926 में। 1926 में गुटेनबर्ग असंबद्धता की खोज की गई थी। दोस्तों जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है यह मेंटल और क्रोड को अलग करने वाली रेखा है जो 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मेंटल और क्रोड को ये अलग करती है। नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न दोस्तों कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये कोई पुस्तक दिया हुआ या कोई लेखक विद्यमान दिया हुआ है, किसकी ये पुस्तक है? ऑप्शन में है द फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी जॉनस्टन, ये सही सुमेलित है। द फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी जॉनस्टन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वी है द फेस ऑफ द अर्थ ड्यूरी, ये भी सही है, द फेस ऑफ द अर्थ ड्यूरी की पुस्तक है। सी है द चेंजिंग सी लेवल, द चेंजिंग सी लेवल डेली। दोस्तों ये डेली की नहीं है, ये गावली, ठीक है दोस्तों, यह गावली की पुस्तक है, बावली की पुस्तक है। और डी है चेंजिंग द नेचर ऑफ ज्योग्राफी रोजर मेंसल। तो दोस्तों चेंजिंग द नेचर ऑफ ज्योग्राफी यह रोजर मेंसल को यह सुमेलित है, जबकि सी सुमेलित आपका नहीं है, द चेंजिंग सी लेवल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां दोस्तों। ये भी कौन सा सुमेलित नहीं है, एक कोई राष्ट्रीय उद्यान है और एक और राज्य है। ऑप्शन ए है नागरहोल कर्नाटक, यह सुमेलित है। दूसरा है मुरलेन मणिपुर। दोस्तों मुरलेन मणिपुर में नहीं है, मिजोरम में है, यही आपका सुमेलित नहीं है। सी है तदोबा महाराष्ट्र, ये सुमेलित है। बुक्सा पश्चिम बंगाल, ये भी सुमेलित है, जबकि मुरलेन आपका मणिपुर में नहीं होकर यह मिजोरम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सुमेलित नहीं है वह है बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न, किसके समर्थन के बाद चतुष्फलक परिकल्पना अधिक सार्थक बन गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है होम्स एवं डाना, ऑप्शन बी है वेगनर एवं टेलर, ऑप्शन सी है ग्रेगरी और फ्रैंक,
और ऑप्शन डी किंग एवं हैक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ग्रेगरी ऑन फ्रैंक ने मुख्य रूप से चतुष्फलकीय संकल्पना का मुख्य रूप से समर्थन किया, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सार्थक बन गई। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हमने इसमें बेहतरीन प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो अच्छे प्रश्नों का एक श्रृंखला है और यह निःशुल्क चलाए जा रहे हैं। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि आप अच्छी अपनी तैयारी करें, चाहे वो नीट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आपका GDC हो, चाहे GIC हो, चाहे TGT PGT हो, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसी तरह से हम प्रश्न बना रहे हैं जिससे आपकी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, वह नीट के लिए भी कार्य करेगा, वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, PGT के लिए और TGT सभी के लिए यह कार्य आपके लिए करेगा। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका की 49वां अक्षांश रेखा उत्तर दक्षिण में विस्तृत पश्चिमी सीमा किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है ज्यामितीय रेखाओं का, ऑप्शन बी है रेखीय सीमाओं का, और ऑप्शन सी है अध्यारोपित सीमाओं का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है ज्यामितीय रेखाओं का। ठीक है दोस्तों, 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है पहली बार आप देख रहे हों, जो राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। किस भूगोलवेत्ता ने राजनीतिक भूगोल को भौगोलिक ज्ञान का स्वच्छंद बच्चा कहा है? ठीक है दोस्तों, भौगोलिक ज्ञान का स्वच्छंद बच्चा कहा है। ऑप्शन ए है कोहेन ने, ऑप्शन बी है मैकेंडर ने, ऑप्शन सी है कार्ल सावन ने, और ऑप्शन डी है पाउंड्स ने। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी कार्ल सावन ने मुख्य रूप से राजनीतिक भूगोल को भौगोलिक विज्ञान का स्वच्छंद बच्चा कहकर पुकारा है। ठीक दोस्तों, 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ठीक दोस्तों, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फेकुला, ऑप्शन बी है फोरान, ऑप्शन सी है ग्रेनुल, और ऑप्शन डी है कोरोना। तो दोस्तों सूर्य के बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोरान कहा जाता है, ऑप्शन बी फोरान। 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्न से कौन सा एक विशिष्ट हवाओं का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट हवाओं का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है पछुआ हवाएं, ऑप्शन डी है मानसूनी हवाएं, ऑप्शन सी है चिनूक हवाएं, और ऑप्शन डी है जियोस्ट्रोफिक पवन। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है जियोस्ट्रोफिक पवन। ठीक है, जियोस्ट्रोफिक जो पवन है दोस्तों वह विशिष्ट पवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ वायु भी आती हैं इसके अंतर्गत। ठीक दोस्तों, 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस मौसम में व्यापारिक हवाएं अधिक व्यवस्थित एवं सुदृढ़ हो जाती हैं? ऑप्शन ए है ग्रीष्मकाल में, ऑप्शन बी है शीतकाल में, ऑप्शन सी है वसंत काल में, और ऑप्शन डी है शरद काल में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, शीतकाल में जो व्यापारिक हवाएं होती हैं वो अत्यधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो भारत के भूगोल से संबंधित है। राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन एवं प्रोफेसर SP चटर्जी के द्वारा भारत को कितने वृहत आर्थिक प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 3 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, ऑप्शन सी है 5 भागों में, और ऑप्शन डी है 6 भागों में। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 3 भागों में। राष्ट्रीय
चित्रावली संगठन और प्रोफेसर SP चटर्जी द्वारा भारत को मुख्य बृहद आर्थिक प्रदेशों में 3 आर्थिक प्रदेशों में बृहद आर्थिक प्रदेशों में बांटा गया है। 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है पहली बार आप प्रश्न देख रहे हो। कौन सा भूगोलवेत्ता आराम कुर्सी के भूगोल का विरोधी था? ठीक दोस्तों, आपने सुने होंगे आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता कहा जाता है, मगर यहाँ पे पूछा आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता का विरोधी था। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है हार्टशॉन, ऑप्शन सी है ब्लास और ऑप्शन डी है विलियम बोंगी। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने आराम कुर्सी के भूगोल का मुख्य रूप से विरोध किया था। फिर भी इनको भी आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है और कांट को भी आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता के आराम चेयर्स कुर्सी के रूप में भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है। 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न जो दोस्तों रीजनल ज्योग्राफी से संबंधित है। द रीजनल कॉन्सेप्ट एंड द रीजनल मेथड नामक पुस्तक किस लेखक का है? ऑप्शन है फ्रीडमैन, ऑप्शन बी है रिचर्ड हार्टशॉन, ऑप्शन सी है विटिल्सी और ऑप्शन डी है फिलब्रिक। तो दोस्तों जो द रीजनल कॉन्सेप्ट एंड द रीजनल मेथड जो पुस्तक है यह दोस्तों विटिल्सी की है, ऑप्शन सी। विटिल्सी ने मुख्य रूप से यह पुस्तक लिखा है। 20वां प्रश्न देखते हैं जो दोस्तों इस मुख्य रूप से मॉक टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न है, जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखेंगे आप। 20वां प्रश्न, किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऊटी को, ऑप्शन बी है कुर्ग को, ऑप्शन बी है कोच्चि को और ऑप्शन डी है मुन्नार को। तो दोस्तों भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन बी। कुर्ग जो है दोस्तों यह कर्नाटक का एक जिला है जहाँ पर पहाड़ी और पहाड़ियों पर मुख्य रूप से चाय के बागान और यहाँ की जलवायु जो स्कॉटलैंड से मिलती है, इसी कारण इसको मुख्य रूप से भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था 24वां टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट सीरीज था ज्योग्राफी का, जिसमें 20 प्रश्नों को हमने सम्मिलित किए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये टेस्ट सीरीज बहुत ही पसंद आ रहा होगा और अगला मैं टेस्ट सीरीज 25वां जल्द आपके सामने लेकर उपस्थित रहूँगा और आपका इस टेस्ट सीरीज में से 20वां जो 20 प्रश्न थे 24वां टेस्ट सीरीज का, उसमें आपका कितना सही हुआ हमको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है दोस्तों, अगला मैं टेस्ट सीरीज जल्द लेकर उपस्थित रहूँगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।